Hello everyone. Today we will start a new chapter in history, Emergence of New Kingdom. Before watching this video, you can open your SST book and try to understand the topics. So let me start. देखिए, जो हमने लास्ट चैप्टर हमने डिस्कस किया था, उस चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि हम जो डिस्कस करेंगे वो मिडिवल हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने 6th क्लास में क्या स्टडी की थी, एंशियंट हिस्ट्री के बारे में। 7th क्लास में हम क्या स्टडी कर रहे हैं, मिडिवल हिस्ट्री के बारे में। एंड थर्ड जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे 8th क्लास में। ओके, तो ये जो हिस्ट्री है मिडिवल हिस्ट्री वो 700 AD से स्टार्ट होकर 1700 AD तक ये एंड होती है। अभी जो हम कर रहे हैं, क्योंकि मिडिवल पीरियड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट द अर्ली मिडिवल पीरियड एंड द सेकंड द लेट मिडिवल पीरियड। हम जो बात कर रहे हैं अब द अर्ली मिडिवल पीरियड की बात कर रहे हैं, जिसका पीरियड टाइम है 700 AD से लेकर 1200 AD तक। ओके, ये सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में हमने इसके बारे में जाना, तो इसमें हम क्या देखेंगे, इस चैप्टर के अंदर हम क्या देखेंगे कि कौन कौन से न्यू किंगडम्स बनी, किंग्स कौन बने, उन्होंने क्या क्या चीज़ें बनवाई, किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल किया, क्या क्या उनकी स्ट्रेटजी थी, उनकी इम्पोर्टेंस क्या थी, मिडिवल किंगडम कैसे इमर्ज हुई नॉर्थ और साउथ में, जो 3 पार्टीज़ स्ट्रगल कैसे हुआ, स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ कन्नौज के बारे में पढ़ेंगे, तुर्किश इन्वेडर के बारे में पढ़ेंगे, चोलास के बारे में पढ़ेंगे, पल्लवास के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रकूटास के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट राजा किंगडम्स थी, डायनेस्टीज़ थी जो आपस में ही भिड़ गए थे उस दौरान पे, ठीक है ना। तो इनके बारे में आज इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, तो मैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें बता रही हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा आप सभी। इस मिडिवल पीरियड में साउथ एंड नॉर्थ के लोग आपस में ही क्लोज हो गए थे, जिसके कारण 2 डेवलपमेंट हुए। पहला तो ये था कि उन्होंने अपने राज्य, जो उनकी किंगडम थी, विंध्या माउंटेन के आगे भी बढ़ाकर कर लिया था। विंध्या माउंटेन जो MP में है, मध्य प्रदेश में है, और गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें स्टेट्स इंक्लूड हैं, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है ये विंध्या माउंटेन। ओके, और दूसरी क्या थी उनकी डेवलपमेंट, शंकराचार्य और दूसरे जो संत थे देश के एवरी कॉर्नर में गए और अपनी टीचिंग को उन्होंने स्प्रेड किया। और क्या बनाई, अलग अलग कंट्रीज़ के 4 उन्होंने डायरेक्शन ले लिए, कंट्रीज़ में 4 डायरेक्शन ले लिए उन्होंने, प्लेस को चुन लिया और वहाँ पर अपनी क्या कर दी, मोनेस्ट्रीज़ बना ली। जैसे कि बद्रीनाथ आपने सुना होगा जो नॉर्थ में है, श्रीनगरी सुना है जो कि साउथ में है, द्वारिका सुना है जो कि वेस्ट में है, और पूरी सुना है जो कि ईस्ट में है। यहाँ पर इन्होंने मोनेस्ट्रीज़ बनाई और अपनी टीचिंग को स्प्रेड किया। ओके, अब आते हैं इस चैप्टर के अंदर। हम मिडिवल पीरियड के दौरान नॉर्थ एंड साउथ में कौन कौन से किंगडम बने, ये हम पढ़ेंगे। तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम। 700 AD से 1200 AD के पीरियड को अर्ली मिडिवल पीरियड कहते हैं, ये सभी जानते हैं। कई सारे पावरफुल किंगडम नॉर्थ में उदय होकर बनी थी, मतलब उभरी थी वो उस दौरान। अपने पावर को बढ़ाने की चाह में जितने भी किंग्स थे और किंगडम थी, वे एक दूसरे पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे इस दौरान। इससे 3 डायनेस्टीज़ के बीच में कंट्रोल करने की कोशिश होती रही है। वो इम्पोर्टेंट रूलर्स कौन थे जो आपस में ही भिड़ रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे आपस में ही एक दूसरे पर कंट्रोल करने के लिए, गुजरात थे, पालाज थे, राष्ट्रकूटास थे, चोलास थे। इन सभी रिलीजन किंगडम्स में आपस में ही स्ट्रगल चलता रहा एक दूसरे पर कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। और आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन, इसके बाद भी पावरफुल एम्पायर ही हैड एस्टेब्लिश इन द नॉर्थ। तो आपस में ही क्या रहा है इसमें, आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन के बाद में पावरफुल एम्पायर आपस में ही भिड़ गए थे, जो कि 7th सेंचुरी से यानी 700 AD से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसमें बहुत सारे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, गुजरात थे, पालाज थे, प्रतिहारास थे, राष्ट्रकूटास थे डेक्कन में, चोलास थे। तो ये सारे जितने भी डायनेस्टीज़ थी आपस में ही भिड़ गई थी अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए, अपने आप को बेटर साबित करने के लिए। ओके,
उसके बाद में अगर हम देखें इस चार्ट के अंदर, हम देखें कनेक्ट विद टुडे, अगर हम आज से कनेक्ट करें तो हम देखेंगे इसमें कि जो गुजरात हम प्रतिहारा की बात कर रहे हैं वो कहाँ पर लोकेटेड है इस टाइम, ये है वेस्टर्न यूपी में, नदन मध्य प्रदेश के अंदर। चौहान्स की बात करें तो वो ईस्ट राजस्थान में है, कुछ पार्ट गुजरात का लिया हुआ है, दिल्ली एंड हरियाणा। राष्ट्रकूटास की बात करें तो महाराष्ट्र में है, सेंट्रल एमपी में, पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। पालास की बात करें, अगर हम पालास की बात करते हैं तो वो कहाँ पर हैं, बंगाल, पार्ट्स ऑफ बिहार। ओके। चंदेल की बात करें तो वो ईस्टर्न यूपी में है। चोलास की बात करें तमिलनाडु एंड पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश में है। चिरास की बात करें तो वो कर्नाटका में है। चालुकास की भी बात करें तो भी वो कर्नाटका में है। अब आप आते हैं पहली डायनेस्टी में, जो कि आपस में ही भिड़े थे 3 डायनेस्टी। कौन कौन सी थी? नॉर्थ इंडिया में तो गुजरात परिहार्स थे, जो पालास थे वो भी एक डायनेस्टी थी, और डेक्कन में कौन थे? राष्ट्रकूटास। तो इनके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। ओके। तो पहला हमारा क्या रहा है? नॉर्थ इंडिया, द गुजरात प्रतिहारास। ये कौन थे? पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये हुआ कैसे। देखिए, जो फर्स्ट बैटल था जो लड़ा गया था वो 1191 में, जो कि महमूद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। ओके, ये आप अपनी नॉलेज में रखिए। अब देखते हैं नॉर्थ इंडिया में जो गुजरात हैं, इनके बारे में अगर हम जानें तो गुजरात प्रतिहार जो डायनेस्टी थी वो मिडिवल पीरियड के दौरान मिडल नॉर्थ इंडिया के बड़े हिस्से में राज्य करने वाली इंडियन डायनेस्टी थे, जिसकी जो एस्टेब्लिश्ड हुए थे किसने किया था? नागभट्ट फर्स्ट नामक एक पर्सन थे, किंग थे। उन्होंने इसकी क्या करी थी? फाउंडेशन रखी थी। इसकी कब रखी थी? 1725 AD में रखी थी उन्होंने। ओके, ये थोड़ी सी नॉलेज है। और क्या है इसमें? और उन्होंने क्या किया था? नागभट्ट ने क्या किया था? डिफीट किया था अरब्स एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम फर्दर एडवांसिंग इनटू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। जो हमारे उपमहाद्वीप थे उनको प्रिवेंट किया था, किनसे? अरब के लोगों से डिफीट करके उन्होंने। प्रतिहारा रूल्स फॉर 3 कंट्रीज। प्रतिहारा ने रूल किया था 3 सेंचुरीज तक। कब तक किया था उन्होंने? 3 सेंचुरीज तक रूल किया था उन्होंने। द इन्वेंशन ऑफ महमूद ऑफ गजनी फाइनली लेड टू द फॉल ऑफ देयर किंगडम। उन्होंने क्या किया था? इन्वेंशन मतलब आक्रमण किया था, इन्वेजन किया था किस पर? महमूद ऑफ गजनी पर। और उन्होंने क्या किया था? उस किंगडम को दबा भी लिया था, मतलब हरा दिया था उसको। जो प्रतिहारा लोग थे वो बहुत ही संरक्षक थे, आर्ट के पैट्रॉन थे, आर्ट के, क्राफ्ट्स के, लर्निंग के और स्कल्पचर्स के। स्कल्पचर्स आप सभी जानते हैं, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होती हैं, जैसे आप मंदिर पर देखते हैं, किसी भी बिल्डिंग पर देखते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होती हैं, उनको स्कल्पचर्स कहते हैं, जो पहले बनाई जाती थी। आप देख भी सकते हैं उसका उदाहरण। दे बुल्ट मैनी टेम्पल्स एंड बिल्डिंग्स। उन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई, टेम्पल्स बनाए। द ग्रेट संस्कृत पोएट राजशेखरा बिलोंग टू द कोर्ट। जो एक बहुत बड़े पोएट थे, कवि थे, राजशेखरा, वो बिलोंग करते हैं कोर्ट से। किनके कोर्ट में बैठते थे वो पोएट? महेंद्रपाल फर्स्ट के। ठीक है, महेंद्रपाल फर्स्ट के कोर्ट में वो बैठते थे। और उन्होंने जो कविता लिखी थी उसका नाम क्या था? ही रोट। क्या कविता लिखी थी? काव्य मीमांसा। उनकी कविता का नाम था काव्य मीमांसा। तो ये आप लर्न कर लेंगे। ओके। अब हमारे सेकंड जो हमारी डायनेस्टी आती है, किंगडम आती है, वो क्या है? द पालास। क्योंकि आपस में ही भिड़े थे तो सबसे पहले हम इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। जब डेथ हुई हर्षवर्धन की तो बंगाल एक विटनेस था उस दौरान पे, क्योंकि बंगाल में ही ये सारी चीज़ें हुई थी। ठीक है। इन द 8th सेंचुरी AD, 8th सेंचुरी में क्या हुआ? जो गोपाला थे वो पाला के रूलर बने। और वो किसके द्वारा रूलर बने थे? वहाँ के जो लोग थे ना, उन्होंने ही इलेक्ट करके उनको रूलर बनाया था। ही सक्सेसफुली पुट एन एंड टू द चियाज। मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से उस अपनी जो पालास की जो डायनेस्टी थी उसको बहुत अच्छे से रूल किया और रीस्टोर की वहाँ पे शांति, और फाउंडेशन रखी पाला डायनेस्टी की। ओके। लेटर किंग एक्सटेंड पाला रूल ओवर असम। उसके बाद उन्होंने क्या किया? असम तक, क्योंकि हर डायनेस्टी ये चाहती थी कि हम अपनी जो डायनेस्टी है, जो किंगडम है, उसको और आगे बढ़ाएं, बड़ा करें उसको। ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने असम पर भी रूल किया, नेपाल पे भी हो, और कुछ पार्ट उड़ीसा जो कि आजकल हम उसको बोलते हैं उड़ीसा।
और उन्होंने ट्रेड रिलेशन भी एस्टेब्लिश किए साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। ठीक है, थोड़ी सी हम इसके बारे में अगर पालाज के बारे में जाने तो हम क्या जानते हैं कि जो पाला डायनेस्टी है, जो पाल किंगडम है, मेडिवल पीरियड में नॉर्थ इंडिया का सबसे पावरफुल एंड इम्पोर्टेंट डायनेस्टी माना जाता है, जो कि 750 से लेकर 1174 एडी तक चला। पाला डायनेस्टी का पाल यानी क्षत्रिय डायनेस्टी भी बोला जाता है इसको, या फिर गुप्ता डायनेस्टी भी इसको कहा जाता है। पालाज क्षत्रिय डायनेस्टी में इंडिया के ईस्ट भाग में एक लार्ज किंगडम बनाया उन्होंने। इस किंगडम में वास्तुकला यानी कि स्कल्पचर्स वगैरह का उन्होंने बहुत एंकरेजमेंट मिला वहाँ से उन्हें। पालाज ने अपने सक्सेसर के कारण मुस्लिम्स पर रूल किया जो कि वीक थे एंड किंगडम को कंट्रोल कर सकते थे। ठीक है, तो उन्होंने रूल किया इसमें, आप देख सकते हैं। और क्या है, महाबोधि टेम्पल भी उन्होंने बनाया बोध गया में, जो कि बिल्ड करवाया था देवपाला ने, जो कि बहुत पावरफुल किंग थे पाला डायनेस्टी के। आप देख सकते हैं इसमें तरह तरह के नेम्स आ रहे हैं, फाउंडर कोई था, रूल किसने किया। तो अब डायनेस्टी जब 3 सेंचुरी तक चलेगी तो ऐसा तो नहीं है एक ही किंग उसमें रूल करेगा, बहुत सारे किंग आएंगे। तो धीरे धीरे क्या होता था, उनके सक्सेसर चुन लिए जाते थे, उत्तराधिकारी चुन लिए जाते थे। ठीक है ना, तो अब जैसे जनरेशन टू जनरेशन चलता था, ये जो भी काबिल दिखता था ना उसको किंग बनाया जाता था। ओके, अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, डेक्कन पर। डेक्कन की बात करें, डेक्कन की अगर बात करें हम तो इसमें कौन थे, राष्ट्रकूटाज। अब देखें आप, ये भी 750 से शुरू है, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये भी 750 से शुरू था और क्या था हमारा 750 से शुरू, हमारे डायनेस्टी जो शुरू थी वो पालाज की भी, लेकिन क्या है हमारे एरियाज़ अलग अलग हैं। वो कहाँ था, वेस्ट बंगाल में, और ये कहाँ है, डेक्कन में। डेक्कन किसको बोलते हैं हम, ए प्लेट्यू इज साउथ इंडिया बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स, द वेस्टर्न घाट्स एंड द नर्मदा रिवर, उसको हम डेक्कन बोलते हैं। ओके, तो डेक्कन में क्या थे हमारे जो डायनेस्टी थी, राष्ट्रकूटाज, जो कब तक चली, 750 से लेकर 973 तक चली। ओके, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राष्ट्रकूटाज डायनेस्टी साउथ इंडिया का इम्पोर्टेंट डायनेस्टी या इसका डायनेस्टी थी उस टाइम पर। इसके जो फाउंडर थे वो दंती दुर्ग या इनको दंती वर्मन भी माना गया है। दंती दुर्ग ने 752 में चालुकाज रूलर्स कीर्ति वर्मन को हराकर इंडिपेंडेंट किंगडम की नींव रखी थी। ठीक है, इसकी फर्स्ट कैपिटल मयूरखिदी थी। मयूरखिदी इनकी फर्स्ट कैपिटल थी, किसकी, राष्ट्रकूटाज की। ओके, थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रकूटाज वॉज द रूलर ऑफ डेक्कन। वो कौन थे राष्ट्रकूटाज, वो रूलर थे डेक्कन के। दे रोज टू प्रोमिनेंस इन 8th सेंचुरी एडी, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, दंती वर्मन और दंती दुर्गा के बारे में, जो फाउंडर थे उस डायनेस्टीज़ के। ही केम टू पावरफुल आफ्टर डिफीटिंग द चालुकाज ऑफ बादामी। उन्होंने क्या किया था, चालुकाज को हरा करके अपनी क्या करी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी वहाँ की डायनेस्टी पर, चालुकाज को हरा के। द राष्ट्रकूटाज वर ग्रेट वॉरियर। राष्ट्रकूटाज बहुत बड़े योद्धा लोग थे। कृष्णा फर्स्ट, गोविंद थर्ड, अमोघ वर्षा एंड इंदिरा थर्ड वाज सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ द डायनेस्टी। ये कुछ रूलर्स के नाम हैं जिन्होंने रूल किया था इस डायनेस्टी के अंदर। ओके, दे हैड कंटिन्यूसली कन्फ्लिक्ट विद द चालुकाज। उन्होंने क्या किया था, लगातार वो लोग चालुकाज से, पल्लवाज से, जो कि कांचीपुरम में थे, उनसे लगातार कन्फ्लिक्ट करते रहे, टकराव करते रहे, उस दौरान लड़ने की कोशिश करते रहे। दे आल्सो फाउट द प्रतिहाराज एंड पालाज ओवर द कंट्रोल ऑफ कन्नौज। उन्होंने ये भी कोशिश करी कि वो प्रतिहाराज और और पालाज को हरा कर कन्नौज पर अपना कंट्रोल कर सकें। उनकी जो कैपिटल थी, रॉयल कैपिटल जो थी, वो कहाँ पर लोकेटेड थी, मलखेद पर, जो कि गुलबर्गा नाम की डिस्ट्रिक्ट में, जो कि कर्नाटका में है, स्थित है। बाय द एंड ऑफ 10th सेंचुरी, जब एंड होने लगा 10th सेंचुरी का, क्योंकि उन्होंने 973 तक रूल किया था, जब एंड होने लगा 10th सेंचुरी का, तो राष्ट्रकूटाज की क्या होने लगी, डिक्लाइन होने लगी, हारने मतलब वो ख़त्म होने लगे, पतन होने लगा उनका 10th सेंचुरी तक आते आते। अब देखते हैं उन्होंने क्या क्या चीज़ें बिल्ड कराई। वो भी बहुत ज़्यादा संरक्षक थे किसके आर्ट के एंड लिटरेचर के। ओके, किंग जो अमोघ वर्षा थे, फर्स्ट थे,
वाज ए ग्रेट स्कॉलर, वो बहुत बड़े विद्वान थे, अमोघवर्षा जो थे, और उन्होंने कंपोज की थी, क्या की थी उन्होंने, कवि राजमर्गा नाम की एक पोएम थी, बुक लिखी थी उन्होंने, पोइट्री लिखी थी जो कि कन्नड़ लैंग्वेज में थी, कन्नड़ बुक थी वो। कृष्णा फर्स्ट, जो कृष्णा फर्स्ट थे उन्होंने बिल्ड किया था फेमस कैलाश नाथ टेम्पल, जो कि एलोरा में है, आज भी देख सकते हैं आप, उसको देख सकते हैं पिक्चर में, एलोरा टेम्पल, सॉरी कैलाश नाथ टेम्पल इन एलोरा। द टेम्पल इन द एलिफेंटा केव्स इन मुंबई, जो टेम्पल है एलिफेंटा केव्स वो कहाँ पर स्थित है, मुंबई में है, और वो किसने बनाई थी, राष्ट्रीय कुटाज के द्वारा ही वो बिल्ड की गई थी। द किंग ऑफ राष्ट्रीय कुटाज वाज प्रॉस्पेरस एंड मेंटेन ट्रेड रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज। जो राष्ट्रीय कुटाज लोग थे ना, किंगडम थी उनकी, राज्य था उनका, वहाँ के जो लोग थे क्या थे, वो समृद्ध थे, मतलब उनके पास सब कुछ था, और उन्होंने मेंटेन किया हुआ था, अच्छी तरह से चल रहा था उनका ट्रेड रिलेशन किसके साथ, फॉरेन कंट्रीज़ के भी साथ। ओके, दे पैट्रोडाइज्ड हिंदूज, वो क्या करते थे, वो संरक्षक थे हिंदुज़्म के, और उन्होंने एंकरेज, ऐसा नहीं था वो केवल हिंदू को ही प्रमोट करते थे, हिंदुज़्म को ही प्रमोट करते थे, वो क्या करते थे, एंकरेज करते थे, बढ़ावा दिया करते थे किसको, जैन धर्म को भी, बौद्ध धर्म को भी, और इस्लाम को भी। उन्होंने अलाउ किया मुस्लिम मर्चेंट्स को, जो मुस्लिम व्यापारी लोग थे उनको सेटल डाउन होने के लिए अपने किंगडम में उन्होंने अलाउ किया, और उनकी पूजा के लिए उन्होंने क्या किया, उनके लिए बिल्ड कराया मॉस्क्यूज़, उन्होंने मस्जिद बनवाई। ओके, अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है हमारा कन्नौज, 3 पार्टी स्ट्रगल फॉर कन्नौज, मतलब कि कन्नौज से अधिक त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था, तो उनके बारे में हम जानेंगे, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कन्नौज विच वाज द कैपिटल ऑफ हर्षवर्धना, कन्नौज जो कि कैपिटल थी हर्षवर्धना की, बहुत बड़ी डायनेस्टी थी, ठीक है ना, हैड ए वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, बहुत ही मतलब स्ट्रेटेजिक क्या थी वो लोकेशन थी, कंट्रोल ओवर कन्नौज मीन्ट कंट्रोल ओवर द एंटायर गंगा वैली। अगर किसी ने कंट्रोल कर लिया कन्नौज पर, तो इसका मतलब ये है कि उसने पूरी गंगा वैली जो थी, और जितनी भी गंगा वैली के साथ साथ जितनी भी चीज़ें थी उसके अंदर, गंगा वैली के अंदर, ट्रेड हो चाहे रिसोर्सेज हो, फर्टाइल रीजन हो, वो सारी कंट्रोल कर लेगा वो बंदा, मतलब बहुत ही वेल्थ से भरपूर हो जाएगा वो, जो भी कंट्रोल। इसलिए सभी ये जो तीनों हमारी डायनेस्टी थी कंट्रोल करना चाहती थी कन्नौज पर, आपस में इसलिए लड़े वो। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। जो राष्ट्रीय कूटाज ने इंडिया के डेक्कन एरिया पर रूल किया था, इन 3 डायनेस्टीज़ के बीच कन्नौज पर कंट्रोल करने के लिए स्ट्रगल को इंडियन हिस्ट्री में 3 पार्टीज स्ट्रगल के रूप में जाना जाता है। कन्नौज के लिए दोनों धर्मपाल, जैसे कि पाल किंग हैं एंड प्रतिहार किंग हैं, राष्ट्रीय कुटाज एक दूसरे के खिलाफ भिड़ गए थे। 8th सेंचुरी के दौरान कन्नौज पर कंट्रोल के लिए इंडिया के 3 इंपॉर्टेंट किंगडम, जिनके नाम पालाज, प्रतिहाराज एंड राष्ट्रकूटाज थे, के बीच स्ट्रगल हुआ। इन 3 डायनेस्टीज़ के बीच कन्नौज पर कंट्रोल के लिए स्ट्रगल को इंडियन हिस्ट्री में त्रिपक्षीय स्ट्रगल या थ्री पार्टी स्ट्रगल के रूप में जाना जाता है। ओके, अगर आप देखें तो क्या है फिर उसके बाद में, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल था, अगर किसी ने इस पर कंट्रोल कर लिया कन्नौज पर, तो मान लीजिए उसने सारी गंगा वैली की जितनी भी चीज़ें थी, फर्टाइल लैंड थी, वहाँ पर रिसोर्सेज थे, सभी पर कंट्रोल कर लिया, उनकी ट्रेड पर भी कंट्रोल कर लिया। वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर स्ट्रगल वॉज दैट मोर टेरिटरीज मीन्स मोर रिसोर्सेज टू मेंटेन लार्ज आर्मीज। अगर एक तरह से देखा जाए, इसका रीज़न ये भी था कंट्रोल करने का इन तीनों डायनेस्टीज़ का, कि अगर वो संघर्ष कर रहे थे इस टेरिटरीज़ के लिए, तो उनका मतलब ये था कि जितनी भी रिसोर्सेज हैं वहाँ पर, और जितनी भी, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया था कन्नौज, तो वहाँ की जितनी भी आर्मी है वो क्या हो जाएगी, उसमें सम्मिलित हो जाएगी, मिल जाएगी उसमें। हाउएवर द कन्फ्लिक्ट वीकेंड ऑल द 3 डायनेस्टीज एंड रिजल्टेड इन द डिक्लाइन ऑफ द 3 किंगडम। एक दूसरे के खिलाफ लड़ते लड़ते क्या हुआ, वो सारी डायनेस्टीज़ क्या हो गई, वीक हो गई बहुत ज़्यादा, और रिज़ल्ट इसका ये हुआ कि तीनों का ही पतन हो गया था उस दौरान। ठीक है, तीनों डायनेस्टीज़ जो किंगडम थी वो ख़त्म होनी शुरू हो गई थी। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स। आगे का जो लेसन है उसको कंटिन्यू करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू सो मच।